हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास +2 राजनीतिक विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, या ये कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। अध्याय 5 भारतीय संविधान की विशेषताएं। इससे पहले भी हम एक चैप्टर कर चुके हैं संविधान पे ही, जिसमें आपको प्रस्तावना के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल चुका है, प्लस क्वेश्चन के पैटर्न, क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं, कैसे आपको लिखना है, क्वेश्चन अगर चेंज होता है तो भी आपको कैसे हैंडल करना है, ये सब बताया मैंने। इस वीडियो में भी सेम बताने वाला हूँ, बस ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपके बिल्कुल अलग है। पहला क्वेश्चन मौलिक अधिकार पे है, दूसरा मौलिक कर्तव्य पे और तीसरा वयस्क मताधिकार पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 8 नंबर में आया हुआ है। अब देखते हैं पैटर्न। पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, 23 क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको 100 मार्क्स दिए जाते हैं। टाइम 3 घंटे होते हैं, और जो स्टूडेंट सिर्फ 5 वाले अगर सही करके आता है तो उसकी पासिंग आ सकती है, क्योंकि 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो 40 नंबर के होते हैं और 8 क्वेश्चन होते हैं। 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 आप कर सकते हैं अटेम्प्ट, जो बिल्कुल ईजी होते हैं, जिसमें राजनीति का डिफिनेशन, राज्य का डिफिनेशन, ऐसी विशेषता बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ईजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 2 नंबर वाले, मिनिमम 5। तो फिर भी आपको यहाँ से भी 10 नंबर और ऐड कर सकते हैं, यानी 50 नंबर तक की आपकी अटेम्प्टिंग हो सकती है। अब ये सब करने में टाइम कितना लगेगा? अगर आप डेली 2 घंटे दे गए, यानी 1 घंटे में से वीडियो आप अच्छे से देखिए कि क्वेश्चन क्या है, उसको नोट कीजिए और 1 घंटे उसको रिवीजन करना है, तो 1 वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर आपके ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, अगर आप सब कुछ सही से करते हैं तब। और रहा कि ये नहीं, इसमें आप फेल हो सकते हैं या पास हो सकते हैं, तो स्ट्रीम कोई भी हो, बोर्ड कोई भी हो, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, ये 3 काम आपको करना ही है। पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है और रिवीजन। तो मेरा सिंपल मोटिव ये होता है कि क्वेश्चन आंसर में से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूं, और जो क्वेश्चन आंसर है वो रिवीजन के लिए ही है। तो इनडायरेक्टली एक ही मेथड से सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं और रिवीजन भी। इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर से सभी को कराने की कोशिश करता हूं, ताकि हर स्टूडेंट पास हो सके, जैसे मैं NIOS से पास हुआ हूं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिए गए, भारत में संविधान में दिए गए किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 पूछा है, तो आपको 4 को बताना है, लेकिन डीपली, क्योंकि 8 नंबर में डायरेक्ट नाम लिख देंगे या डायरेक्ट एक लाइन में लिखेंगे तो कम से कम आपके 3-4 नंबर मिल सकते हैं, 2.5 नंबर। लेकिन अगर जैसे मैंने लिखा है इसी मेथड से आप लिखते हैं तो 6.5 या 7 मार्क्स मिल सकते हैं, या राइटिंग ठीक रहा आपका तो 7+ भी मिल सकते हैं, 7.5 तक भी। तो एक बार देखते हैं हमने कैसे स्टार्ट किया है। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है, जिसमें सभी नागरिक जनता, सभी धर्म के नियम व कानून समाहित हैं, जिसके आधार पर भारत देश चल रहा है या चलता है। लोकतंत्र में नागरिक बराबर अधिकार रखते हैं। भारत का संविधान इन अधिकारों को मौलिक अधिकार का रूप प्रदान करता है। स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्पष्ट कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अपनी जो भी आपकी समस्या है उसको आप स्पष्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं गवर्नमेंट को कि किस प्रकार की आपके पास समस्या है। बिना हथियार पूर्ण शांति ढंग से जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, किसी भी कार्य करने की स्वतंत्रता, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी करने की स्वतंत्रता। यहाँ पे आपने कॉमा लगा देना, ये दो जगह कॉमा लगेगा, तो यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, तो ये ठीक कर लेना अपने आंसर में, ऐसे यहाँ पे माइनर मिस्टेक है। अब देखते हैं, पहला हमने देख लिया, इतना आपको लिखना ही है कॉपी में। समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के तहत विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब यहाँ कानून की बात हो रही है, हमने कानून को विधि का एक वर्ड यूज किया है, आप देख सकते हैं, एंड तक आपको पता लग जाएगा इसमें। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, यानी कानून से ऊपर नहीं है, और सभी कानून के समक्ष हैं।
या समान है। धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। धर्म, वंश, जन्मजात के आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होनी ही समानता का अधिकार है। सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता। हमारा संविधान सभी नागरिकों को सार्वजनिक सेवा की नियुक्ति या रोजगार के संबंध में समान अवसर की गारंटी देता है। सार्वजनिक सेवा, ये वर्ड आपको क्लियरिटी करा दे रहा हूँ कि इंडिया में ट्रेन चलती है, ट्रेन सार्वजनिक सेवा में आती है। कोई भी व्यक्ति टिकट लेकर जा सकता है। अगर आपके पास जिस ट्रेन का टिकट है उसमें जा सकते हैं, लेकिन ऐसा ब्रिटिश में या फिर राजतंत्र में नहीं होता। वहाँ फिक्स होते हैं कि इस ट्रेन में शाही लोग जाएंगे, ये इस ट्रेन में लोअर क्लास जाएगा। वहाँ क्लास फिक्स होता है, यानी वर्ग के आधार पर ये चीज़ें फिक्स की गई थी पहले। आज नहीं है। आज आपके पास पैसा है, टिकट लीजिए और जहाँ जाना है आप जा सकते हैं आसानी से, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती। ये है समानता आज के टाइम। शैक्षणिक और सांस्कृतिक का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार के तहत सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा हासिल करने का अधिकार है। इसी अधिकार में ही एक दो अधिकार और जो नियम है वो ऐड किया गया, जिसमें ये रूल था कि इन बच्चों में से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर कभी भी शिक्षा नहीं मिली है, वो पढ़ना चाहते हैं, 8 साल का या 12 साल का बच्चा है वो पढ़ना चाहता है, तो उसकी डायरेक्ट एडमिशन ली जाएगी, बिना उससे किसी सर्टिफिकेट की मांग नहीं की जाती। ये गवर्नमेंट का योजना है और अभी भी चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं, वो तो है ही मुफ्त शिक्षा देना। 8वीं तक की शिक्षा फ्री है, गवर्नमेंट फ्री में देती है बजट के अनुसार। ये चीज़ याद रखना है आपने कि मुफ्त शिक्षा है तो हर जगह की क्वालिटी अलग अलग है। जिस स्टेट का जितना बजट है उसके अनुसार शिक्षा दी जाती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में कई सारे धर्म हैं, जैसे सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध इत्यादि। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये मेन है, तो आपको यही याद रखना है। सभी धर्मों को अपने अपने धर्म से संबंधित क्रियाकलाप करने की अनुमति है और अपने अपने धर्मों की प्रसार प्रचार करने की भी आज़ादी है। इन सभी क्रियाकलापों को करने के लिए सरकार सभी धर्मों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। एग्जाम्पल, क्रियाकलाप का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। आप याद रख सकते हैं, फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, तो जितनी बड़ी बड़ी मंदिर होती हैं एक स्टेट में, उन सब जगह पुलिस की सिक्योरिटी होती है भारी पैमाने पर। सेम जब ईद की नमाज होती है तब मुस्लिम को सिक्योरिटी मिलती है। क्रिश्चियन में एक पूजा होता है आपके 25 दिसंबर के टाइम, तो वहाँ पे भी जो बाहर होगा पूरी की पूरी गेट पर पुलिस खड़े होते हैं सिक्योरिटी देने के लिए कि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो ये सुरक्षा की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, और जो सुरक्षा की गारंटी बोलते हैं कि वो है कि धार्मिक स्वतंत्रता दिखता है। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान में दर्ज किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। आपने डेट यहीं पे देख लेना है कि डेट मैंने सबका मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। ये 17 में, बाकी का मेंशन मैंने बोला नहीं है, बट मेंशन कर दिया, आपने देख लेना वहाँ पे। और पहले दूसरे क्वेश्चन 8-8 नंबर के हैं। जो स्टूडेंट 60+ मार्क्स चाहता है वो ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाए पेपर में, ताकि अच्छे मार्क्स आ सके। अब अगर एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में हो, दिसंबर में हो या अप्रैल में, NIST 3 बार एग्ज़ाम लेता है, ऑन डिमांड और बाकी नॉर्मल एग्ज़ाम 2 बार। तो तीनों एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो सकता है यहाँ पे। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया जाता है, मूल। अगर मूल लग जाता है तो भी कुछ ज़्यादा आपका आंसर में चेंज नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सभी नागरिक, जनता, सभी धर्म के नियम व कानून समाहित है, जिसके आधार पर भारत देश चल रहा है। यहाँ पे भारत के संविधान का पहले डिफिनेशन दिया है। 42वें संशोधन या मौलिक कर्तव्य का भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जनता के लिए ये कर्तव्य बनाए गए हैं
ताकि जनता इन कर्तव्यों को समझे और इनका पालन कर सके। आगे ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं बीच में, यहाँ पे 42वें संशोधन से पहले। और बाकी अगर इतना में मैनेज हो जाएगा तो ठीक ही है आपका। 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था? बिल्कुल नहीं था, पहले तो नहीं था। जब 42वें संशोधन था तब शामिल किया गया है और तकरीबन 1976 के टाइम शामिल किया गया है। और आपको पता होगा कि संविधान कब बना, तो 50 में आपका लागू हो चुका था। उसके बाद देख लीजिए कितने साल बाद, 25-26 सालों के बाद ही मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। कारण कि जनता को अधिकार तो समझ में आ गए लेकिन कर्तव्य नहीं आया, तो इसीलिए कर्तव्य बनाना था कि जनता, सरकारी विभाग, सुरक्षा विभाग सभी इन कर्तव्यों का पालन करें। इसीलिए बनाया गया है, सिर्फ जनता के लिए नहीं बल्कि सब के लिए, जो सरकारी है गैर सरकारी सभी के लिए, कि सभी इन कर्तव्यों का पालन करें और इनको समझे, और ताकि देश में विकास में एक सहयोग भी दिया जा सके। अब आंसर को स्पष्ट तरीके से समझते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान का पालन करने तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की आदर और सम्मान करना। यदि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की अपमान करता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता है और उसे सजा दी जाती है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना। बिल्कुल, अगर देश में कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति जो अखंडता यानी कि देश में बंटवारे जैसी स्थिति या ऐसे शब्द का यूज करता है तो उसे देशद्रोह के कानून से सीधा दंड किया जाता है। ये हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन मैंने नहीं किया है। आप अगर चाहे तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर कोई नेम आपका सजेशन है तो आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे इतना में आंसर जो पॉजिटिव दिख रहा है, फिर कुछ पॉइंट निगेटिव भी शो होने लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है आपने। यदि कोई अखंडता का कार्य करता है, संप्रदाय का, यही धर्म, जाति, इन सब के आधार पर कुछ भी ऐसे शब्द बोलता है जिसमें अखंडता, अलग होने की भावना उत्पन्न हो, तो उससे कानूनन दंड मिलती है। इससे संविधान के प्रावधान में सम्मिलित किया गया है। बिल्कुल, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में है। मानव और विज्ञान दृष्टिकोण का विकास। बिल्कुल, विकास के लिए हमें दो दृष्टिकोण सिर्फ देखनी है। मानव यानी मानव पूंजी को हमें बढ़ावा देना है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। राज्य के विकास में विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए कर्तव्यों में उसे सम्मिलित किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का प्रयोग ना करना। आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलने के बाद जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, मैक्सिमम चीज़ें सार्वजनिक है, यानी सरकार की धरोहर है और देश की धरोहर है। तो देश में आप हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है, सड़क या फिर अन्य जगह आप जाते हैं तो साफ सफाई का ध्यान रखना, कूड़ा ना फैलाना, सार्वजनिक संपत्ति का तोड़ फोड़ या ऐसी चीज़ें नहीं करनी। देश की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, सरकार और जनता की रक्षा करना दोनों का ही कर्तव्य है। यदि कोई भी व्यक्ति देश के सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो उसे अपराध की श्रेणी में आता है और उसे कानून उसे दंड भी मिलता है, जुर्माना भी देना पड़ता है, सजा मिलेगा। जितना नुकसान किया है उतना उससे पैसा भी लिया जाता है कि पैसे दो। अगर पैसे नहीं है तो जेल में भेजेंगे और वहाँ काम करवा कर पैसे निकलवाते हैं और जो कमी है उसको ठीक करवाते हैं। तो ये भी समझ लीजिए ये होता है हमारी कंट्री में। अगर लेकिन पकड़ा जाएगा तब पकड़ा जाएगा, एविडेंस मिलेगा, प्रूफ हो गया, अब सजा मिलेगी। अब कोई नहीं बचा सकता ऐसी परिस्थिति में। लेकिन अगर केस है, प्रूफ नहीं हुआ है तो थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन अगर आप नागरिक है भारत के तो आपका पहला कर्तव्य है कि देश की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि विकास में तो आप भी योगदान दे ही गए हैं डेली। तो इसलिए तो आपका फर्ज है कि आप इस सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। सार्वभौमिक व्यक्तिगत मताधिकार और महत्व बताने हैं आपको। वोट डालने का अधिकार बताना है। बिल्कुल सिंपल। एक चीज आपको बता दें, आज आपने सुना होगा वर्ल्ड में कि अमेरिका देश में
वोट डालने का अधिकार तकरीबन 100 सालों के बाद महिलाओं को मिला है, क्योंकि विकसित देश है इसीलिए तो आप देख सकते हैं कि सोच कितना रूढ़िवाद था तब, तो इतने सालों बाद मिला है। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारे समाज में समानता, चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड हो, दिखता नहीं है। अभी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर दिखता ही है वो असमानता। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन, उसकी प्रेजेंटिंग समझने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है रिपीट होएगा वापस, तो रिपीट होगा तो बता दूंगा मैं आपको कहाँ पे रिपीट मैं कर रहा हूँ। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ और महत्व की स्पष्ट करें। सार्वभौम वैश्विक मताधिकार को अपनाया गया हर व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता या संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। बिल्कुल, जब वोटिंग का स्टार्टिंग हुआ था तो 21 एज था और जिसके पास संपत्ति थी सिर्फ वो मेल यानी पुरुष ही वोट डाल सकता था। सिर्फ वोट डालने के 2 कंडीशन थे कि आप मेल होने चाहिए, आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, पैसे वाले होने चाहिए, तो आप वोट डाल सकते हैं, ये था। तो इसे चेंज किया गया 1989 में, 1 साल बाद ही ये चेंज हो गया। ये तब तक था 88 और 99 में ये भी चेंज हुआ और जो संपत्ति का था वो भी चेंज कर दिया गया। जनसंख्या विविधता, देश के विशाल आकार, जनसंख्या, गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षित आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौमिक वैश्विक को संविधान में शामिल करना बहुत ही सराहनीय बोलते हैं, तारीफ या एप्रिसिएटेड वर्ड आपने सुना होगा इंग्लिश में। सराहनीय उसे ही बोलते हैं कि प्रोत्साहित वर्ड सुना होगा, प्रोत्साहित करने वाला है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, एक्सलेंट, वेरी गुड, वैसा है ये कि इतनी बड़ी विविधता वाले देश में आपने वोटिंग इक्वालिटी पे बनाया है, ये अच्छी बात है। धार्मिक, भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर सार्वभौमिक वैश्विक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, समान अधिकार प्राप्त है संविधान के द्वारा। बिल्कुल सेम। लैंगिक आधार, लिंग के आधार पर भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिंग के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक से श्रम वैश्विक मताधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो हनन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर होगा और कानूनन सजा मिलती है। अब इस चैप्टर में आपको देखना होगा 3 ही क्वेश्चन का है, मैंने टाइम ज़्यादा लगाया पर 20 मिनट से पहले मेरा सिंपल टारगेट होता है कि 20 मिनट में करा सकूँ। और आपके पास अगर टाइम मिलता है नहीं, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं ओपन में, तो फिर भी 2 घंटे 3 घंटे तो निकालना पड़ेगा, तब आपकी पासिंग आ सकते हैं। नहीं तो कंपार्टमेंट आएगा, फिर आपने कहना है कि हम तो पास ही नहीं हुए। तो ऐसे नहीं होता ना, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी बोर्ड में पास नहीं हो सकते। और नहीं, उसकी जहाँ पेपर होते हैं उन सब जगह टाइट मार्किंग होती है और एग्जामिनर भी वैसे ही होते हैं टाइट, कि हाँ भाई एक एक चीज़ की चेकिंग होती है तब एंट्री होगा। तो एक क्वेश्चन भी आप किसी से पूछ नहीं सकते, बाकी तो बड़ी बात है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करके जाइए, वो भी बहुत इजी मेथड में मैंने कहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। और उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिला होगा, पेपर के क्वेश्चन, पैटर्न, कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा कौन से क्वेश्चन कितने नंबर में आएंगे। क्वेश्चन चेंजेस होता है तो आपने कैसे उसको कैच करना है, कैसे पकड़ना है, कैसे ध्यान रखना है। तो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड से तो शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, देखने के लिए धन्यवाद।